नमस्कार, मैं मधु सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका प्रभा खेतान की जयंती है और इस अवसर पर हम उनके जीवन, साहित्य एवं चिंतन पर बात करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर गीता दुबे जी। इस बातचीत को शुरू करने के पहले मैं डॉक्टर गीता दुबे जी का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। डॉक्टर गीता दुबे जी वर्तमान में कोलकाता के प्रसिद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। रेडियो और दूरदर्शन पर आपके कई कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। स्त्री दृष्टि का आपने सह संपादन भी किया है। कोलकाता की संस्था साहित्यिकी की आप सचिव भी हैं। गीता मैम, आपका मैं इस बातचीत में स्वागत करती हूँ। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि एक स्त्री होने के नाते प्रभा खेतान के लेखन एवं जीवन में उपस्थित द्वंद्व को आप किस रूप में देखती हैं? प्रभा खेतान की जितनी रचनाएं हैं, वो उनकी कविताएं हों, कहानियां हों, उपन्यास हो, या फिर उन्होंने सिमोन दे बोवार के द सेकंड सेक्स का स्त्री उपेक्षिता के नाम से जो अनुवाद किया है, सात्र के जीवन को उन्होंने लेकर के जो लिखा, अगर हम उसे छोड़ें तो तकरीबन उनकी रचनाओं के केंद्र में स्त्री है। अर्थात एक स्त्री लेखिका के रूप में प्रभा खेतान को आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। आज का जो दौर है, उस समय भले ही यह बात कही जा रही है कि लेखन लेखन होता है, उसे आप पुरुष और स्त्री के खाने में न बांटिए, लेकिन शुरुआती दौर में स्त्रियों के द्वारा लिखा गया जो लेखन है, उसे हम स्त्री लेखन के खाने में ही डाल सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के लिखना, बोलना सीख रही थी। लड़ना शब्द का इस्तेमाल भी मैंने नहीं किया, वो तो बहुत बाद में आता है। तो प्रभा खेतान स्त्री लेखिका होने के नाते अपने आसपास के माहौल से उभर करके अपने संकट को और स्त्रियों के संकट के साथ जोड़ करके अपने रचनाओं में व्याख्यायित करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन यहाँ स्त्री लेखन के साथ जुड़ी हुई एक मुश्किल भी है, जो मुश्किल सिर्फ स्त्री लेखन के साथ जुड़ी हुई नहीं, वो पुरुष लेखन के साथ भी है। मैं जिक्र करना चाहूंगी अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का। जैसे ही उपन्यास प्रकाशित हुआ था, एक तुमार सा उठ खड़ा हुआ था। लोग इसका विरोध कर रहे थे और विरोध के साथ साथ उसे वह अज्ञेय की आत्मकथा के रूप में भी प्रचारित करने का प्रयास कर रहे थे। तो जब एक पुरुष लेखक के साथ ये घटना घटती है, वहीं जब एक स्त्री लिखती है, तो उनकी तमाम रचनाओं के उत्स उसके जीवन में तलाशने की हम कोशिश करते हैं। महादेवी को ही ले लीजिए। महादेवी जब प्रेम और विरह के गीत लिख रही हैं, महादेवी जब कह रही हैं, तू मिलन का नाम न ले, मैं विरह में चिर हूँ, या फिर मधुर पिक हौले हौले बोल, हठीले हौले हौले बोल, तो क्या हम उनके जीवन में उस प्रेम को, उस विरह के स्रोत को तलाशने की कोशिश नहीं करते? तो ये तमाम चुनौतियां प्रभा खेतान या उन जैसी तमाम लेखिकाओं के साथ है। जिनके साथ संकट यह भी है कि उन्हें अपने आसपास पसरी हुई जड़ता का विरोध करना है, लेकिन उस विरोध को किस स्तर पर रखना है? क्या उनके जीवन के निजी संकेत उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में प्रकट होकर के तो नहीं आ रहे? यहाँ मैं आत्मकथा की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आत्मकथा में तो ये उम्मीद ही की जाती है कि लेखक या लेखिका अपने आप को पूरी तरह से खोलकर पाठकों के समक्ष अनावृत कर देगा, वह करे या न करे। लेकिन जब दूसरी रचनाएं लिखी जाती हैं, तो उसमें यह संकट बराबर बना रहता है कि वह जो कुछ कह रहा है, जो कुछ लिख रहा है, वो कितनी स्पष्टता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ लिखने की कोशिश कर रहा है। अब प्रभा खेतान की अगर मैं बात करूं, तो वहां एक ईमानदार कोशिश है। अपने परिवार में व्याप्त अगर कोई अनीति, कोई घटना उन्हें नजर आती है, अपने परिवेश में व्याप्त जो जड़ता है, जो समस्याएं हैं, स्त्री के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से लड़ने का मादा उनमें नजर आता है।
और उसे किस तरह से रखना है दुनिया के सामने, वह भी वो बखूबी रखती हैं, ताकि समाज को लगे कि स्त्री के जीवन की जो समस्याएं हैं वो सच में है, वो कहीं हवाई जगत से उत्पन्न समस्याएं नहीं है। तो प्रभा खेतान अपने आसपास की द्वंद्व से उबरकर, अपने अंदर के इस द्वंद्व से उबर करके कि समाज क्या कहेगा, क्या सोचेगा, कैसे सवाल उठाएगा, उनके चरित्र को घेर के किस तरह के प्रश्न उठाएगा, इससे मुक्त होते हुए स्त्री की आकांक्षाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसकी बेड़ियों को पूरी समग्रता में व्याख्यायित करने की और उस पसरे हुए सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं, जो स्त्री के लिए घातक है, उसके विकास के लिए घातक है। सिमोन द बोवार की सेकंड सेक्स का प्रभा खेतान द्वारा हिंदी अनुवाद स्त्री उपेक्षिता पुस्तक ने हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श को कहां तक बल दिया है? सेकेंड सेक्स का हिंदी अनुवाद, जो कि स्त्री उपेक्षिता के नाम से हिंदी पाठकों के समक्ष आया, उसके आने के बहुत पहले ही स्त्री विमर्श की सुगबुगाहट हिंदी साहित्य में आरंभ हो चुकी थी। अगर हम देखें तो उसकी जड़ें हमें मध्य युग में भी मिलती हैं। ताज जैसी कवित्रियां हैं, मीरा तो है ही है, जो भले ही भक्ति के लिए विद्रोह करती हैं, लेकिन विद्रोह तो करती हैं और बड़ी जोरदार ढंग से कहती दिखाई देती है, छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज कोई। प्रभा खेतान ने अपनी रचनाओं में दुनिया की आधी आबादी के सत्य को कहां तक उद्घाटित किया है? आपके पहले प्रश्न के उत्तर में ही कहा था कि प्रभा खेतान का लेखन स्त्रियों को केंद्र में रखकर चलता है। तो निश्चित तौर पर जब कोई भी लेखक या लेखिका ये तय कर लेती है कि उनका उद्देश्य क्या है, उन्हें किसके लिए लिखना है, किसकी बात करनी है, किस विमर्श को आगे बढ़ाना है, तो उनकी रचनाएं भी उसी दिशा में अपने आप बहती चली जाती है। यह कहने में कोई दो राय नहीं है कि प्रभा खेतान ने अपनी तमाम रचनाओं में, उपन्यासों में, कहानियों में, कविताओं में स्त्री पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ व्याख्यायित किया है। उसका जो द्वंद्व है, उसके जो संकट हैं, बेड़ियों से छटपटाती हुई उसकी जो कराह है, उसमें उन्होंने पूरा न्याय किया है। और यही नहीं, स्त्री लेखन का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पीड़ा की ओर संकेत मात्र करके रह जाएं, आप उस पीड़ा से उबरने का रास्ता भी दिखाएं। तो यहाँ भी प्रभा जी इंगित करती हुई दिखाई देती है। वह स्त्री की आजादी की बात करते हुए उसकी आर्थिक आजादी की बात करती है, क्योंकि स्त्रियां दो तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। एक तो शिक्षा के माध्यम से, जिससे वर्षों वर्षों तक स्त्रियों को वंचित रखा गया है, और एक है आर्थिक आजादी। तो प्रभा जी ने अपने पूरे लेखन में निश्चित तौर पर इस आधी आबादी के संकट को गहराई से रेखांकित किया है और उन्हें वह मादा दिया है, उन्हें वह जोश दिया है कि वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाए। वह चाहे पीली आंधी की स्त्रियां हो, या फिर छिन्नमस्ता की नायिका हो, या फिर कृष्ण धर्मा मैं हो, कवित्री हो, वह हर ओर अपने आसपास के सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश करती है, अपनी बात को पूरे जोरदार ढंग से सामने रखने की कोशिश करती है। प्रभा खेतान की रचनाओं में स्त्री यंत्रणा को हम आसानी से देख सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? और यंत्रणा का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर कहा जाए तो स्त्री विमर्श का पूरा इतिहास ही एक दर्द का इतिहास रहा है, यंत्रणा का इतिहास रहा है। और हर लेखिका जब अपने लेखन की शुरुआत करती है तो सबसे पहली शुरुआत उसकी उस यंत्रणा को शब्दबद्ध करने से होती है। मुझे उर्दू की मशहूर शायरा अना देहलवी की बेबाक पंक्तियां याद आती हैं। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क में जीना इश्क में मरना पड़ता है, औरत होकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। तो प्रभा जी का जब के पूरे लेखन को जब हम देखते हैं
तो वहां स्त्री पीड़ा के कई चित्र हमें मिलते हैं। स्त्री का जो रोजमर्रा का संघर्ष है वो है, मारवाड़ी समाज की स्त्रियों की जो यंत्रणा है वह है, विदेश में जाने वाली जो स्त्री जिसके पास आर्थिक आजादी का स्वावलंबन है उसकी पीड़ा का स्तर भी है। तो ये कहने में कोई दो राय नहीं हो सकती कि हर वर्ग की स्त्री जिसकी पीड़ा से वो अपने निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में रूबरू हुई होंगी, जिस पीड़ा को उन्होंने देखा होगा, उन सभी के दर्द को उन्होंने अपनी रचनाओं में समेट कर रखने की भरपूर कोशिश की है। वह कामकाजी स्त्री हो या घरेलू स्त्री, वह स्वतंत्र स्त्री हो या आर्थिक रूप से अपने पति, पिता या भाई पर निर्भर स्त्री, स्त्री की पीड़ा का हर मुमकिन एंगल उनकी रचनाओं में दिखाई देता है और उस पीड़ा से गुजरते हुए हम स्त्री के दर्द के इतिहास को बखूबी समझ सकते हैं। प्रभा खेतान ने एक पत्रिका के लिए दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि महिलाओं की आजादी उसके पर्स से शुरू होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? प्रभा खेतान जी की जो ये बात है कि महिलाओं की आजादी उनके पर्स से शुरू होती है, वह एक सच हो सकता है, लेकिन वह इस समाज का पूरा सच नहीं है, क्योंकि बृहत्तर समाज पर अगर आप नजर दौड़ा करके देखिए तो यहाँ ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिल जाती हैं जो अर्थोपार्जन तो करती हैं, लेकिन उनके अर्थोपार्जन पर नियंत्रण उनका नहीं, उनके पति का होता है या फिर परिवार के उस सदस्य का होता है जो परिवार का संचालक होता है। वो अपने महीने की कमाई पति या सास के हाथ में कर दे देती है और उन्हें कुछ राशि मिल जाती है अपने दैनिक खर्च के लिए या रोजमर्रा या फिर किसी विशेष खर्च के लिए, और अगर पैसा उनके अकाउंट में जमा होता है तो उस अकाउंट के संचालन का अधिकार भी उनके पति को मिलता है। तो जब तक आर्थिक आजादी के साथ साथ महिलाएं मानसिक जड़ता से मुक्त नहीं होंगी, महिलाएं ये सोचना और समझना आरंभ नहीं करेंगी कि अर्थोपार्जन के साथ साथ उन्हें निर्णय लेने का अधिकार भी मिले, वो अपने फैसले ले सकें, तब तक वो पूरी तरह से मुक्त नहीं होती है। अर्थ एक हद तक आपकी सहायता करता है, अर्थ आपको स्वावलंबी बनाता है, लेकिन वो स्वावलंबन कहाँ तक है? वो स्वावलंबन इसलिए है कि आप अपने मनचाही साड़ी खरीद सके, मनचाही सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च कर सके, या फिर वह अर्थ इसलिए भी सहायक हो कि अपने जीवन से जुड़े हुए तमाम निर्णय आप ले पाए। तो सिर्फ आर्थिक आजादी से वह निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं आती। अब भी बहुत सारे ऐसे भारतीय परिवार हैं जहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा निर्णय जो है वह घर के पुरुष लेते हैं, यहाँ तक कि नाश्ते में क्या बनेगा और भोजन में क्या पकेगा यह निर्णय भी पुरुष का होता है। लोग घर परिवार के लोग बाहर जाएंगे और उपहार में कौन सी वस्तु दी जाएगी, क्या पहनेंगे, वह निर्णय भी स्त्रियां नहीं ले पाती हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर स्थिति बदलती हुई आ रही है, तो उस स्थिति के भी अपने दुष्परिणाम हैं। हमें ऐसी आर्थिक रूप से संपन्न स्त्रियां देखने को भी मिलती हैं जिनकी अपनी कमाई जो है वह सिर्फ अपने लिए संचित होती है, वह परिवार पर खर्च नहीं करती हैं और मान लेती हैं कि परिवार के खर्च की जिम्मेदारी तो पुरुष की है, अर्थात पति की है। और ऐसे भी स्त्रियां दिखाई देती हैं जो मात्र अपने ही अर्थ के बल पर अपना पूरा परिवार संचालित करती हैं। इसीलिए आर्थिक आजादी औरत को एक सीमा तक मुक्त करती है, लेकिन जब तक वह मानसिक रूप से सोचने, विचारने और अपने जीवन से जुड़े हुए वो निर्णय सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वह निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करती, तब तक सिर्फ आर्थिक आजादी से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। वह पैसे कमाएगी और पैसे तमाम चीजों पर खर्च भी करेगी या जमा करके भी रखेगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने निर्णय लेने के कारण समाज द्वारा जिनकी हत्या कर दी जाती है, ऑनर किलिंग में मारी जाती हैं, उनमें से कई लड़कियां आर्थिक रूप से आजाद भी होती हैं। तो स्त्रियों को ही मानसिक रूप से नहीं बदलना है, पूरे समाज को मानसिक रूप से बदलने की आवश्यकता है। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या को जहां एक और बोल्ड और साहसी आत्म स्वीकृति की रचना माना गया है, वहीं इस आत्म स्वीकृति के लिए उन्हें सामाजिक उपेक्षा और गुस्सा का सामना भी करना पड़ा है।
आप इसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, हमारा समाज जो है उसने स्त्रियों के लिए बहुत सारी नीतियां और नियम निर्धारित कर दिए हैं, और यहाँ अच्छी औरत वही होती है, या अच्छी लड़की वही होती है जो कम से कम बोले, जो चुप रहे। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की जो नायिका है वर्षा वशिष्ठ, उसका प्रेमी उससे कहता है कि जब तुम चुप रहती हो तो अच्छी लगती हो। अर्थात बोलती हुई औरत किसी को नहीं सुहाती, और वह बोलती हुई औरत जब अपने जीवन के गोपन रहस्यों को उद्घाटित कर देती है पूरी दुनिया के समक्ष, बेझिझक, बिना डरे, बिना शर्माए, तो समाज उसकी निंदा तो करेगा ही, और स्त्री लेखिकाओं को इस निंदा के लिए तैयार रहना चाहिए। या तो आप लिखे नहीं, और लिखने के लिए अगर आए हैं तो ऊपर पड़ने वाले पत्थरों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा समाज विभाजित मानसिकता का है। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस रचना को, अन्या से अनन्या को बहुत बोल्ड कृति मानते हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें जरूरत क्या थी अपने संबंधों को उद्घाटित करने की। अर्थात जो रहस्य खुला हुआ रहस्य था, जिसके बारे में सभी जानते थे, उस रहस्य को अगर उन्होंने दुनिया के सामने लिखित रूप में बयान कर दिया तो उनकी गलती है। इसलिए वो प्रभा खेतान हो या फिर तमाम ऐसी लेखिकाएं जो अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपने जीवन के गोपन रहस्यों पर से पर्दा हटाती हैं, उन्हें दुनिया के सामने लाती हैं, उन सबको समाज की आलोचनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जब वो स्त्री बोलेगी तब वो सिर्फ अच्छी बातें नहीं बोलेगी, वो अपनी पीड़ा को भी लिखेगी, अपने साथ हुए अत्याचारों को भी वर्णित करेगी। लेकिन हमारे समाज में माई लड़कियों को कहती हैं, अगर लड़की के साथ कोई बुरी घटना घटती है तो माए कहती चुप करो, नहीं बोलना, किसी को नहीं बताना, तुम्हारी बदनामी होगी। तो इस समाज में ऐसी रचना की कुत्सा, निंदा, आलोचना स्वाभाविक है। इससे डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो जीवन है वो तो हमारी आत्मकथा में पूरी निर्ममता के साथ प्रकट होना ही चाहिए, और ऐसा प्रभा जी ने भी किया। लेकिन एक और सवाल उनकी इस आत्मकथा को लेकर के उठाया जाता रहा है कि उन्होंने अपने जीवन को या अपने पक्ष को तो रख दिया, लेकिन डॉक्टर श्रॉफ के पक्ष को पूरी तरह से उद्घाटित नहीं किया। मुझे याद आ रहा है कि यही शायद मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा पर भी यही आरोप लगा था। एक कहानी यह भी कि उन्होंने अपनी बात तो रख दी, राजेंद्र यादव की बात नहीं रखी। लेकिन इस सवाल का भी एक सहज जवाब है कि जब कोई लेखक या लेखिका अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो निश्चित तौर पर वो अपनी यंत्रणा, अपनी पीड़ा, अपनी दुविधा, अपने द्वंद्व, अपनी चुनौतियों के बारे में लिखेगा, अपनी गलतियों का आत्म स्वीकार करेगा, या फिर उन्हें दुनिया के सामने इस तरह से रखेगा कि पाठक निर्णय करे कि जीवन में स्त्री को ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उन्होंने जो लिखा वह सही है या गलत। तो इतना मैं जरूर कहूंगी कि प्रभा जी ने पूरी ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में अपनी बात रखी, और इस तरह की बातें लेखिकाएं अब लिख रही हैं, आगे आने वाली लेखिकाएं भी लिखेंगी, और इसके लिए हमें घबराने या विचलित होने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कहेगा। हमारा समाज इसी से निर्देशित होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब यह समय आ गया है कि लोग क्या कहेंगे न सोचकर जो सही है उसे सही तरीके से पेश करना। ऐसा माना जाता है कि प्रभा खेतान के उपन्यास पीली आंधी में उन्होंने मारवाड़ी समाज के सत्य को उद्घाटित किया है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं और आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? प्रभा खेतान का उपन्यास पीली आंधी मारवाड़ी समाज की स्त्रियों की यंत्रणा पर आधारित है। हमारा भारतवर्ष बहुत सी भाषाओं और प्रांतों के समाजों में बटा हुआ है, जिसमें से एक है मारवाड़ी समाज, और जिनकी स्त्रियों के बारे में दूर दूर से देख के हमें ही अंदाजा लगा लेती है कि वो तमाम सेठानियां होती है, गहनों और सुंदर वस्त्रों से लदी हुई, और दूर से देखकर ये अनुमान हमें लग जाता है कि उनके जीवन में शायद ही कोई दुख का आवेश हो, शायद ही कोई संकट हो, क्योंकि वो सजी संवरी स्त्रियां
यह एहसास दिलाती हैं कि वह सुख का जीवन जीते हुए पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपने परिवार पर, घर पर उनका स्वामित्व है और अर्थ की भी उन्हें कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम पहले आधे उपन्यास से गुजरते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उन स्त्रियों की यंत्रणा, उनकी छटपटाहट और अर्थ के समंदर में रहने के बावजूद उनकी जो विवशता है, उनके जो छोटे बड़े दुख हैं, उन्हें प्रभा जी ने पूरी गहराई से किया। और संभवतः पहली बार हम रूबरू होते हैं मारवाड़ी स्त्रियों के दुख से, उनकी पीड़ा से, उनकी यंत्रणा से और दैनंदिन जीवन में घटने वाली उनकी उन घटनाओं से जो उन्हें कितना सुख देती हैं पता नहीं, लेकिन उनके दुख जीवन को दुख कष्ट की यंत्रणा से भर देती है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रभा जी ने जो ये उपन्यास लिखा है उसमें चूंकि वो स्वयं मारवाड़ी समाज से थी, तो इसलिए पूरी दुनिया के सामने उन्होंने एक आईना खोल कर रख दिया है या फिर एक खिड़की खोल दी है मारवाड़ी समाज की, जिससे हो करके हम उस समाज के स्त्रियों के जीवन को देख सकते हैं, जो हमें आसानी से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वह स्त्रियां बाहर नहीं निकलती हैं, वह अपने दुख की बाबत लिखती नहीं है। वह जब बात करती हैं तो उसमें एक बनावटी ठसका भले नजर आता है, लेकिन उनकी यंत्रणा झलक कर नहीं आती है। तो एक स्त्री होने के नाते प्रभा जी ने अपने लेखकीय दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह किया है कि सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास की स्त्रियों की पीड़ा की ओर संकेत किया है। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास नष्ट नीड़ की याद आती है, जिस पर सत्यजीत रे ने चारुलता नाम से फिल्म बनाई थी। आप याद कीजिए कि उस उपन्यास की जो नायिका है चारुलता, जब वह लिखने की कोशिश करती है, पहली बार लिखने की कोशिश करती है, तब वह अपने गांव के बारे में लिखती है, अपने आसपास के परिवेश के बारे में लिखती है और उसी से उसकी लेखक की यात्रा की शुरुआत होती है। तो प्रभा खेतान का ये जो उपन्यास है वह भी उनके अपने समाज पर आधारित है और शायद इसीलिए उन्होंने पूरी मार्मिकता के साथ ही नहीं, पूरे यथार्थ के साथ अपने समाज की स्त्रियों को दुनिया के सामने लाने का कार्य किया है। अब उनके दर्द से, उनकी यंत्रणा से, उनकी समस्याओं से सबको रूबरू कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस बातचीत से जुड़ने के लिए। मैं उन श्रोताओं को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने इस बातचीत को गंभीरता से सुना है। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।